उत्तर प्रदेश चुनाव के विश्लेषण के दूसरे खंड को लेकर द कोर्स ऑफ डिस्कोर्स में मैं पुष्पेंद्र कुमार एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। नमस्कार। मुझे लगता है कि आएंगे तो योगी ही के नारे और नैरेटिव में एक जबरदस्त जोखिम है जो भाजपा के परंपरागत व मुखर वोटरों, खासकर शहरी मतदाताओं को लापरवाह या अनुत्साहित बना सकता है। यह खतरा उन विधानसभा क्षेत्रों में सबसे अधिक होगा जहां पिछले जीत और हार का अंतर कम रहा हो या जहां पहले की तुलना में मतदान प्रतिशत कम हो गया हो। यह चुनाव फौरी तौर पर द्विकोणीय चुनाव ही है और मैं 2017 की उस प्रवृत्ति को और मजबूत होते देख रहा हूं जब निर्दलीय प्रत्याशियों या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की सफलता अब और भी सीमित हो सकती है। 2017 में भी गोवा से लेकर उत्तर प्रदेश तक, मणिपुर को छोड़ दें तो इंडिपेंडेंट्स कैंडिडेट्स की सफलता कम हो गई थी। स्वतंत्र उम्मीदवारों का मत प्रतिशत और जीते गए सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 4 से घटकर 2.5% और 6 सीटों की तुलना में उनकी सफलता महज 3 सीटों तक सीमित हो चुकी है। देखना यह है कि निर्दलीय प्रत्याशियों की सफलता और संभावनाओं के निम्नतम स्तर का रिकॉर्ड 2017 के प्रदेश विधानसभा चुनाव में ही कैद रहेगा या उसके नीचे भी कोई पाताल है। लेकिन ताल की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में इस बार लगभग प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पहले 2 पायदान पर रहने वाले उम्मीदवारों के बाद सभी उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो सकती हैं। लोकतंत्र के विचार यानी द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के संदर्भ में निर्दलीय उम्मीदवारों के चुनावी सफलताओं का यह अध्याय भले ही अध्ययन व शोध का विषय हो, लेकिन जनादेश को लेकर यह एक ऐतिहासिक घटना इस बार अवश्य होने जा रही है। एक बात और कि विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर 47 सीटों पर जीत और हार का अंतर महज 5000 मतों का रहा था, जिसमें से 23 सीटें भाजपा ने जीती थी और 13 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी। द्विकोणीय चुनाव में जीत और हार का यह अंतर इस बार और भी खतरनाक और भीषण हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि कम अंतर से हार जीत वाले सीटों की संख्या बढ़ सकती है और ऐसी सीटों पर जीत के मामले में भाजपा को एक तरफा बढ़त नहीं मिलेगी और उसे समाजवादी पार्टी के साथ इन सीटों की संख्या को बराबरी से बांटना पड़ सकता है या साझेदारी करनी पड़ेगी। आपकी तरह मुझे भी महसूस हो रहा है कि यह चुनाव कांटे का है और मत प्रतिशत ही वह गणित है जो सियासत के रासायनिक समीकरण का भौतिक स्वरूप निर्धारित करेगा। अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजभर आदि सहयोगियों के साथ एक और एक मिलकर 121 बनना चाहते हैं, जबकि भाजपा गठबंधन पूरे उत्तर प्रदेश में 2 और 2 मिलकर 5 बनाने का चक्रव्यूह रच रही है। रणनीति के तौर पर देखें तो 1 और 1 मिलकर 121 होना और 2 और 2 मिलकर 5 बनाने की कवायद दरअसल भाजपा गठबंधन और सपा गठबंधन की ताकत, कमजोरियों, चुनौतियों और लक्ष्यों का ही प्रतिबिंब है। भाजपा को मुझे लगता है इस चुनाव में बढ़त है क्योंकि 2017 में अखिलेश सरकार के विरुद्ध जो 3 मसले महत्वपूर्ण थे वे हैं कि पहला, अपराध का कथित सांप्रदायिकरण, कथित माफियाओं को मिले राजनीतिक संरक्षण और सामाजिक न्याय व समाजवाद के चुनिंदा जातीय पहचानों में सीमित हो जाने से उपजा सामाजिक असंतोष। इन मुद्दों पर भाजपा की योगी सरकार की छवि को कोई नुकसान पहुंचा हो ऐसा मुझे महसूस नहीं हो रहा है। भाजपा ने कानून व्यवस्था के मुद्दे को बहुत संजीदगी से कल्चर ऑफ गवर्नेंस और गवर्नेंस विद कल्चर के रूप में निर्मित कर लिया है, जो दोनों ही ओर से एंटी इनकम्बेंसी को कमजोर कर सकता है। कानून व्यवस्था को लेकर सामान्य जनता में सकारात्मक संतोष यानी पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन है, जबकि भाजपा के कोर मतदाताओं यानी प्रतिबद्ध मतदाताओं में प्रतिक्रियात्मक संतोष यानी रिएक्टिव सेटिस्फैक्शन के रूप में यह उपयोगी बन गया है। चुनाव के चरण दर चरण प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने जिस एक मतदाता वर्ग को सबसे अधिक लक्षित किया है वह महिलाएं हैं और उनसे जुड़ा कानून और व्यवस्था व सुरक्षा का मुद्दा है। हैरान ना हो कि प्रदेश में महिला सुरक्षा को 2 चश्मों से देखा जा रहा है या उसका 2 नजरिया है। एक
एनसीआरबी के आंकड़ों और हाथरस लखीमपुर कांड जैसे तौर तरीके हैं, तो दूसरा आम अनुभूति के स्तर पर। लोगों की बातों से लगता है कि आंकड़ों की तुलना में मतदाताओं को सुरक्षा और कानून और व्यवस्था को लेकर हुए सुधार की जमीनी अनुभूति की लहर कहीं अधिक सशक्त है। जहां तक सामाजिक योजनाओं का सवाल है, योगी सरकार को उनके बेहतर क्रियान्वयन के आधार पर चुनावी लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें कोविड प्रबंधन भी शामिल है। 2017 की तुलना में 2022 समाजवादी पार्टी के लिए अधिक मुश्किल चुनौती हो सकती है, क्योंकि उन्हें 2017 में भाजपा और ब्रांड मोदी की लहर की तुलना में इस बार ब्रांड मोदी, ब्रांड योगी और भाजपा का सामना करना है, जिसके लिए कहीं बड़ी एंटी इनकम्बेंसी चाहिए। 2022 का चुनाव एक प्रशासक के रूप में योगी बनाम अखिलेश के दो चेहरों और अनुभवों की तुलना का चुनाव है। योगी निश्चित तौर पर गैर समझौतावादी, अपने सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर बेझिझक और सख्त प्रशासक दिखते हैं। यह नया अनुभव है। अखिलेश भाजपा व योगी सरकार को उनके दौर की परियोजनाओं का फीता काटने वाली सरकार तो बताते हैं, लेकिन 2012 से 17 के उनके शासनकाल के जन सुख और जन अनुभूतियों को वे कभी भी किसी भी जनसभा में याद दिलाते नहीं दिखे हैं। यह अल्टरनेटिव नैरेटिव नहीं है। जबकि भाजपा और योगी सरकार फर्क साफ है, जैसे प्रचार अभियान के जरिए वह तुलना जनता के सामने रख रहे हैं, जो बदलाव और सुधार को लेकर अपील करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता लगभग अक्षुण्ण है और योगी के रूप में मुख्यमंत्री का चेहरा, जिसे चुनावी चर्चाओं में अनेक मतदाताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन की प्रक्रिया मान लिया हो, प्रदेश का चुनाव और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे लगता है कि यह चुनाव बहुसंख्यक चुप्पी का चुनाव है और संभवतः पहली बार जनादेश की इस संरचना को खारिज नहीं किया जा सकेगा। लोकतंत्र में वैचारिक गठबंधन की बातें भले ही अब हास्य का विषय बन चुके हों, क्योंकि अवसरवाद हावी है, लेकिन जनता संभवतः यह समझने लगी है कि थोक वोट बैंकों के सांप्रदायिक व जातीय दबंगई के गठबंधन और कुछ भी हों, लेकिन समावेशी तो नहीं है। अनेक मतदाताओं से हुई मेरी बातचीत यह इशारा करती है कि यदि सामाजिक न्याय और आरक्षण के लाभ में समावेशी साझेदारी नहीं हो सकती है, तो सेकुलरिज्म और सामाजिक न्याय की एकाधिकारी पहचानों के प्रभुत्व को सीमित रखने के लिए नए प्रकार के सामाजिक व राजनीतिक साझेदारियां अवश्य निर्मित हो सकती हैं। इससे कौन असहमत हो सकता है कि महंगाई या रोजगार एक मुद्दा नहीं हो सकता, लेकिन क्या दंगे, आगजनी, अराजकता की आशंका कोई मुद्दा नहीं है? याद रखें, मानव समाज के विकास और निर्माण की आदिकाल से बुनियादी सुरक्षा की शर्त बुनियादी सुरक्षा का आश्वासन ही है। वह आज भी है और हमेशा रहेगा। लेकिन यदि दंगे और अपराध की चिंता को आप हिंदू मुसलमान की बेहुदा बहस ठहराना चाहते हैं, तो यह सही विश्लेषण नहीं है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा 234 से 258 सीटों के बीच हासिल कर सकती है, और यदि ऐसा होता है तो मेरी 3 भविष्यवाणियां हैं। पहली, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए 2024 और फिर 2027 की राह गठबंधन सहयोगियों की अनुपलब्धता, सीमित वित्तीय संसाधन और सामाजिक समीकरण में संभावनाओं के संकट में घिर जाएगा। दूसरा, 2024 से पहले ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में संरचनात्मक बदलाव हो जाएंगे और यह लंबे समय के लिए स्थायी बदलाव होंगे। तीसरी बात कि भाजपा की संभावित जीत यदि होती है तो अन्य कारणों के रहते हुए भी हिंदू पहचान की राजनीतिक अभिव्यक्ति समझी और समझाई जाएगी। यही हमारे लोकतंत्र के भ्रम है, जिसे कमजोर करने के लिए सामाजिक पहचानों और विवादों का राजनीतिक इस्तेमाल कहीं अधिक निर्मम और आपराधिक तरीके से किया जा सकेगा या किया जाएगा। यह सबसे खतरनाक प्रयोग होगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव समेत लोकतंत्र के इस अध्याय के निष्कर्ष बेशक बहुत व्यापक होंगे, जिसमें भविष्य की राजनीति के भारी उलटफेर छिपे हैं। लेकिन यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो यह बीते दशकों में सरकारों के दोहराए
सरकारों के दोहराए ना जा सकने वाले सामान्य चुनावी प्रवृत्ति की उद्घोषणा नहीं है, बल्कि पिछले सरकारों के बदले जाने की जो घटना थी उससे बड़ी टेक्टोनिक पॉलिटिकल डिस्प्लेसमेंट साबित होगी, जो मोदी योगी की परियोजना के भविष्य और मौजूदा केंद्र सरकार के राष्ट्रीय लक्ष्यों में उत्तर प्रदेश को गंवाना काफी खर्चीला साबित हो सकता है। लेकिन 2024 के लिए प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा, यह झगड़ा अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की जीत के साथ में और भी उलझ जाएगा। द कोर्स ऑफ डिस्कोर्स में आपने मेरा आकलन और विश्लेषण सुना, इसके लिए हृदय से धन्यवाद, आभार। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।